नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव के लोग और मैं हूं राम जी यादव। आज हमारे बीच गुलाब चंद यादव जो कि जाने माने गद्यकार हैं हिंदी के, जिनके यात्रा वृत्तांत बहुत ही मकबूल हुए हैं। उनकी 2 किताबें अब तक छपी हैं। एक तो क्षमा करें मैं हिंदी अखबार नहीं पढ़ता और दूसरा आधे रास्ते का सफ़र। इन दोनों ही किताबों में देखा जा सकता है कि आजकल इस देश में क्या चल रहा है, उसका मन मिजाज कैसा है, लोग कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं रोज़मर्रा के उसमें ज़िंदगी में। तो इस लिहाज से गुलाब चंद यादव समकालीन गद्य के एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आज वे स्टूडियो में हाजिर हैं। आपका स्वागत है गुलाब चंद जी। नमस्कार राम जी भाई, और सभी गांव के लोग के दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। गुलाब चंद यादव बम्बई में रहते हैं, लेकिन उनकी पूरी संवेदना पूर्वांचल की संवेदना है। ख़ास तौर से जौनपुर और भदोही का जो इलाका है इनके गद्य में जगमगाता है। और बम्बई में रहते हुए जहाँ की बहुत तरह के साहित्यकार हैं और तमाम सारे धुरंधर वहाँ जमे रहते हैं, उन्होंने शोध के लिए जो विषय चुना वो सुदूर बिहार के पूर्णिया इलाके के चंद्रकिशोर जायसवाल, जो कि हिंदी के जाने माने लेकिन सर्वाधिक उपेक्षित लोगों में से एक हैं। और बहुत सारी किताबें, उपन्यास और कहानियाँ लिखने के बावजूद उनकी उतनी चर्चा नहीं हुई। गुलाब चंद जी ने जब पीएचडी के लिए अपना शोध प्रबंध लिखना शुरू किया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनके साहित्य पर। हम आज आप गुलाब जी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने बम्बई छोड़कर, जहाँ की तरह उनको आराम से पीएचडी हो सकती थी यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी में उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता था और तमाम सारी चीज़ें हो सकती थी, उन्होंने चंद्रकिशोर जायसवाल की ओर कैसे रुख किया? गुलाब चंद जी। राम जी भाई, आपने सही कहा कि मुंबई में भी तमाम जाने माने साहित्यकार हैं, लेखक हैं जिन पर काम किया जा सकता था, या आप ये कह सकते हैं कि मैं जिस फील्ड से जुड़ा हूँ उस पर भी मैं अपना शोध केंद्रित कर सकता था। लेकिन मैंने जो चुना एक कथाकार को, वो भी बिहार के सुदूर पूर्णिया अंचल के, तो उसके पीछे मुख्यतः वजह ये रही कि राम जी भाई, मैं केवल डिग्री के लिए पीएचडी नहीं करना चाहता था। मेरा अपना इरादा था कि जब भी मैं काम करूंगा तो किसी अच्छे विषय पर काम करूंगा और गहराई के साथ काम करूंगा, भले थोड़ा वक्त इसमें ज़्यादा लग जाए। अब रही बात इस विषय को या कथाकार को चुनने की, तो जब मैंने शोध के विषय के बारे में अपने मार्गदर्शक प्रोफेसर मित्र से बात की, चर्चा की कि मुझे शोध करना है जो है, तो किस पर ठीक रहेगा, तो मैंने कुछ जैसे नाम बताए कि मेरी जो है रुचि प्रेमचंद जी के साहित्य में है, या हमारे जो पूर्वांचल के जो साहित्य है, रामदरस मिश्र हैं या शिव प्रसाद सिंह हैं, ऐसे तमाम लोग, काशीनाथ सिंह हैं और जो यहाँ के जाने माने लेखक हैं। तो उन्होंने एक बड़ी विनम्रता से एक सुझाव दिया कि गुलाब जी, ये सब बड़े प्रतिष्ठित और जाने माने साहित्यकार हैं और इस पर बहुत सारा काम हो चुका है और कई लोग इस पे काम कर चुके हैं, और अब होना ये चाहिए कि हमारे ही देश में हिंदी के लिए बहुत सारे अच्छे कहानीकार, कथाकार लिख रहे हैं और छप रहे हैं, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ है, उनको नोटिस में नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे जो नाम की बात चर्चा चली तो उसमें जवाहर सिंह, पुन्नी सिंह, रामधारी सिंह दिवाकर और चंद्रकिशोर जायसवाल जी जैसे नाम जो है उन्होंने बताए। तो चंद्रकिशोर जायसवाल जी का जब उन्होंने नाम लिया तो तुरंत मेरे जेहन में हंस में प्रकाशित वो 2 लंबी कहानी मर गया दीपनाथ, वो तुरंत कौंध गई, जो मैंने वर्षों पहले पढ़ा था। लेकिन आज भी उस कहानी की जो त्रासदी है, उस कहानी का जो रोमांच है और उस कहानी का जो कहिए क्लाइमेक्स है, वो कहीं न कहीं हॉन्ट करता है, झंझोड़ता है और अंदर तक जो है कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब करता है। तो मैं परिचित था उनके ये कहानी मात्र से मुझे आभास था कि आपने चंद्रकिशोर जायसवाल का नाम लिया, हाँ, तो ये तो बहुत अच्छे कथाकार हैं। और ये तर सुना भी था। एक सबसे बड़ी उनकी चर्चा उस समय आई थी जब उन्होंने 8वें दशक के शुरुआत में धर्मयुग में उनकी एक कहानी आई थी,
कागा नकबेसर ले भागा। ये कहानी इतनी चर्चित हुई कि उस समय जो है 2500 से ज़्यादा पाठकों की प्रतिक्रियाएं जो है वो धर्मयुग में छपी और अंततः एक समय ऐसा आया कि संपादक को ये टिप्पणी लिखनी पड़ी कि कृपया पाठक इस विषय पर आगे कोई चिट्ठी न भेजें। 2500 बहुत बड़ी 2500 जब जी चिट्ठियाँ पोस्ट कार्ड और लिखे जाते थे तो ये मतलब देखिए, और वो इतनी मार्मिक कहानी जो थी जो भिखारियों के जीवन पर शायद पहली कहानी है, एक प्रेम कथा, भिखारी को प्रेमी और प्रेमिका बनाकर कोई कथा लिखी गई हो, जो है ऐसा हम देखने में आता है जो है जी। दो दुखों का एक सुख और एक कप चाय और दो खारी बिस्कुट जो जैसे। हाँ, तो वो मैंने चूंकि पढ़ी नहीं थी, लेकिन ये कहानी का जो कथ्य था वो भी, तो मैंने ये सोचा कि सही बात है कि जिन हमारे साहित्यकार जो अच्छा लिख रहे हैं या अच्छा जिन्होंने लिखा है उन पर भी काम होना चाहिए, उनका भी सम्यक मूल्यांकन होना चाहिए। इसीलिए मैंने जो है चंद्रकिशोर जायसवाल के कथा साहित्य पर काम करने का जो है ठाना। दूसरी कि आप भी जानते हैं कि गद्य में मेरी रुचि है, पद्य में मेरे हाथ और कह लीजिए मेरी समझ कमज़ोर है, तो मैं जो है गद्य विधा ही पसंद करता हूँ और उसमें भी कहानी, और कहानी में भी जो है आपने भी जिक्र किया कि मैं आज भी गांव से जुड़ा हूँ और गांव की संवेदना, गांव की सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, गांव की जो भी हलचल है, बदलाव हैं, वो सारी चीज़ों से मैं कहीं न कहीं जुड़ा रहने की कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण संवेदना की जब कहानीकार की बात आती है तो उस नज़रिए से भी मैंने ये पाया कि जो है चंद्रकिशोर जायसवाल जी का जो अधिकांश कथा साहित्य है वो बिल्कुल प्रेमचंद जी या उनके अपने अंचल के जो है फणीश्वरनाथ रेणु की परंपरा का साहित्य है जो उसको आगे ले जाता है। एक चीज़ बताइए, जैसे आपने पुन्नी सिंह का नाम लिया और चंद्रकिशोर जायसवाल, दोनों ही बड़े कद्दावर लेखक हैं, उनकी कहानियाँ याद की जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर हिंदी साहित्य से थोड़ा भी वास्ता कोई रखता हो तो 2-4 कहानी उनकी पढ़ी ही होगी लोगों की। चंद्रकिशोर जायसवाल जी किसी ज़माने बड़े चर्चित थे और आपने अभी धर्मयुग में उनकी छवि कहानी का जिक्र भी किया, तो उनके बारे में थोड़ा तफसील से मुख्तसर बताइए कि वो मैंने उनका जो साहित्य है जी उसकी कितना व्यापक है, कितना फैला हुआ है और उनकी चर्चा न होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। देखिए, जब मैंने शोध के लिए इरादा बनाया, हकीकत में कहूँ मुझे भी ये इल्म नहीं था, पता नहीं था कि उन्होंने कितना लिखा है, लेकिन जब मैंने उनके लिखे हुए साहित्य को जुटाना शुरू किया तब मैं देख के दंग रह गया कि ये उन्होंने 4000 से अधिक पृष्ठों का कथा लेखन, उपन्यास और कहानी सब मिलाकर जो है, और आप देखें कि मोटे तौर से कि इनके लगभग 11 उपन्यास अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और लगभग उसी तरह से 1 दर्जन जो है कहानी संग्रह इनके आ चुके हैं और इन्होंने अब तक लगभग 120 से अधिक कहानियाँ लिखी है। और इन्होंने कुछ जो है कई कहानियों की जो बहुत अत्यंत लोकप्रिय कहानियाँ, उसका नाट्य रूपांतर भी हुआ है, या उपन्यास के अंशों का भी नाट्य रूपांतर, जैसे डोम पहलवान हुआ है या जंग कहानी जो है। और यही नहीं, उनके एक उपन्यास जो है गवाह गैर हाजिर, जिस पर NFDC ने रूई का बोझ नाम से फिल्म भी बनाई थी, के ऊपर कहानी जी। तो ये, और इसी तरह से उनकी एक लंबी कहानी है हिंगवा घाट में पानी रे, इसका भी जो है फिल्मांकन हुआ और वो टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ। तो जायसवाल जी ने बहुत ही कह लीजिए कि पर्याप्त मात्रा में लिखा है। जैसा मैंने कहा कि इनका 4-5 हज़ार पृष्ठों का एक, आप अगर उस तरह से देखें, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है या कह सकते हैं वो एक कमी भी है कि इनके कुछ उपन्यास बहुत ही बृहद आकार के हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि उनका बाल मनोविज्ञान पर एक अनूठा उपन्यास है चिरंजीव, वो करीब समझिए कि 800 पेज, 850 पेज का है, छोटे फॉन्ट में। इसी तरह से ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ उनका 7 फेरे उपन्यास है, वो भी लगभग 1000 पृष्ठों का है। और एक और उपन्यास है पलटनिया, वो भी 700 पृष्ठों का है। तो इस तरह से ये 3 उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे उपन्यास हैं, लेकिन चूंकि इनका आकार बहुत ज़्यादा है तो कई बार लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं, बाद में थोड़े उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं, पूरी तरह उसको जो है उपन्यास को नहीं पढ़ पाते हैं, और इसीलिए शायद जो है इन उपन्यासों का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इसके अलावा उनका एक उपन्यास है शीर्षक नाम से, जो भागलपुर के दंगों पर की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ अद्भुत उपन्यास है और बहुत ही मार्मिक उपन्यास है, उसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई है। इसके अलावा भी उनके जो है उपन्यास हैं, जो है माँ है,
हैं जैसे, तो इस तरह से उन्होंने 12-13 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। और जैसा मैंने कहा कहानियाँ तो उन्होंने अब तक 120 लिखी हैं। और न केवल हंस जो है, ज्ञानोदय, वर्तमान साहित्य, जितनी भी आपकी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं, यहाँ तक कि इंडिया टुडे भी, वहाँ भी इनकी कहानियाँ जो है छपी हैं। और अक्षर पर्व वार्षिकी में तो लगभग हर अंक में जब भी निकलता है इनकी बड़ी कहानियाँ उसमें जो है, लघु उपन्यास या बड़ी कहानियाँ उसमें जो है शामिल रहती हैं। तो इन्होंने जो है, आप ये देखें कि इनकी पैदाइश है 1940 की, आज ये 80 पार हो गए हैं, लेकिन फिर भी लगातार लिख रहे हैं आज भी। और वो अपनी मिट्टी से जुड़े हैं। वहीं वो छोटे से, मतलब अब पूर्णिया में रहते हैं या अपने गांव बिहारीगंज जो उनका एक छोटा कस्बा है, वहाँ रहते हैं। गांव में भी इनकी खेती बाड़ी है। लेकिन आपने जिस तरह का जिक्र किया इनके दीर्घकाय उपन्यासों का, तो वो पठनीयता का जो संकट, या कहिए कि बहुत जल्दीबाजी में जो रहने वाले पाठक हैं उनका संकट हो सकता है, लेकिन उनके उल्लेखनीय उपन्यासों का जिक्र आलोचकों ने बहुत ज़्यादा नहीं किया। इस उपेक्षा के पीछे आपको क्या कारण लगता है? इसका देखिए कारण ये है कि आप भी जानते हैं कि दिल्ली न केवल सत्ता और राजनीति की केंद्र है, धुरी है। आज जाने अनजाने दिल्ली हिंदी साहित्य के भी एक जो है सत्ता केंद्र बन गया है। आप देखें, हिंदी साहित्य को से जुड़ी हुई जितने भी बड़े पुरस्कार देने वाली संस्थाएं हैं, सब दिल्ली केंद्रित हैं। और दिल्ली में जो है काफ़ी बड़े बड़े जो है प्राध्यापक, साहित्यकार हैं जो उन संस्थाओं में मतलब नामित हैं। और ये जो कह लीजिए कि दिल्ली से जुड़े हुए जो आलोचक या साहित्यकार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जब उनकी जो है दृष्टि आगे बढ़ती है तो वो संभवतः जो है उत्तर प्रदेश की जो है सीमा तक आके जैसे रुक जाती है। और जब बिहार की बात आती है तो बिहार के बहुत कम लोगों के साथ जो है उस तरह का आलोचकीय न्याय हो पाया है। वरना लोग समझते हैं कि जैसे कि शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और फणीश्वरनाथ रेणु, उसके बाद नागार्जुन, उसके बाद तो जैसे बिहार में कुछ है ही नहीं। जबकि हम जानते हैं कि अगर आज सबसे ज़्यादा साहित्यिक जागरूकता किसी प्रदेश में है तो वो है सबसे पहले बिहार, जहाँ लोग आज भी जो है कथा कहानी पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। और न केवल पढ़ते हैं, पाठक जो है बाकायदे चिट्ठियाँ लिखकर या आप कह लीजिए कि आपके डिजिटल माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जो है देते हैं। जायसवाल जी के साथ जहाँ तक मैंने उनसे 2 बार मुलाकात भी की। मैं उनके आवास पर गया हूँ, 2-3 दिन उनके साथ रहा हूँ, और मैंने जो उनका स्वभाव पाया वो बेहद संकोची। आप समझें कि बहुत कम बोलते हैं और बहुत संकोची हैं। वो कहीं मतलब पूर्णिया को छोड़कर बाहर जाते नहीं। यदा कदा दिल्ली साहिबाबाद में उनके बेटे के परिवार रहते हैं, वहाँ गए होंगे, लेकिन वो एकांत प्रिय आदमी हैं और अपने सृजन कार्य में मशगूल रहते हैं। वो किसी गुट, किसी वाद, किसी संस्था, किसी झंडे और इसको लेकर जो है वो जुड़े हुए नहीं हैं, ना ही इस तरह के फतवेबाजी में उनका यकीन है। शायद यह भी एक कारण रहा होगा। और आप पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, आप जो है ये मान सम्मान दिल्ली आते जाते रहे, लेकिन संकोची स्वभाव मैंने भी देखा उनका कि बहुत ही जो है हम्बल थे, लेकिन किसी से इस तरह का जोड़ जुगत वाला रिश्ता उन्होंने कभी बनाया नहीं। वो बहुत सहज भाव से सबसे मिल लेते थे। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने उनके साहित्य पर पीएचडी शुरू की तो उनके किस पक्ष की तरफ आपका ध्यान गया और कौन से पक्ष को आपने सामने ले आने की कोशिश की? जी देखिए, उनका साहित्य मैंने देखा है, चाहे वो भाषा पक्ष हो, भाषा पक्ष में उसी तरह की एक सरलता, सहजता है जिस तरह हम प्रेमचंद के साहित्य में या लेखन में पाते हैं। और जहाँ तक आंचलिकता की बात है, वो भी रेणु या दूसरे कथाकारों की तरह है। उनके समग्र, चाहे वो कहानियाँ हो, उपन्यास हो, मैंने ये देखा कि है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि 60-70 के दशक के बाद का बिहार पूरी तरह आपको धड़कता हुआ महसूस होगा। आप समसामयिक कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो उनके कहानियों उपन्यासों में नहीं आई हो। चाहे वो बिहार से होने वाला पलायन हो, चाहे कोसी या बड़ी नदियों से जो बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे कह लीजिए वहाँ जो ढहते सामंतवादी मूल्य हों,
और या बेमेल विवाह हो, पकड़ुआ विवाह हो, या कह लीजिए जो जातिगत द्वेष की बात है, ये कोई भी चीज़, या हमारी जो कह लीजिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो पिछड़े वर्ग में जो संचेतना या उभार आया हुआ है, उसको लेकर किस तरह उनमें जागरूकता, एकजुटता आ रही है और वो अपने हक के लिए किस तरह से जागरूक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, ऐसा कोई भी पक्ष मैंने देखा कि कोई छूटा नहीं। और दूसरी बात एक कमाल की है कि अद्भुत लोक संग्रही चेतना के कथाकार हैं। आपको बताएं, आप चाहे चिरंजीव उपन्यास पढ़िए, चाहे सात फेरे पढ़िए, बिहार के चाहे इतने अद्भुत जो पारंपरिक लोकगीत से लेकर वहाँ की आंचलिक मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, इतना समृद्ध वैभव जो है उनके साहित्य में दिखता है कि कोई चीज़ उनको साहित्य को पढ़ना मतलब ऐसा लगता है कि न केवल मिथिलांचल, न केवल कह लीजिए कि पूरे बिहार को जानने जैसा है, उसमें उनकी हर चीज़ धड़कता हुआ, प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता है। और किसी भी समस्या, कोई भी समस्या उनकी पैनी निगाह से छूटी नहीं है, चाहे वो पारिवारिक ताना बाना हो या पारिवारिक रिश्तों में आ रहा बिखराव हो, या कह लीजिए गांव जवार में भी जो आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है, जो कह लीजिए अलग अलग चुनाव में या गुटबंदी होती है, चाहे वो जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, ऐसा कोई पक्ष जो है छूटा नहीं है। और इतना अद्भुत और गहराई से चिंतन करते हैं और लिखते हैं कि जैसा मैंने कहा ना कि आपको अगर बूढ़ों का मनोविज्ञान समझना हो तो आप गवाह गैर हाजिर पढ़िए, और अगर आपको एक बच्चे का 10, 12, 14 साल के बच्चे के जो है मनोविज्ञान को परखना हो तो आपको चिरंजीव जैसा उपन्यास जो है वो अद्भुत है। अर्चना वर्मा जी ने, राजेंद्र यादव जी ने और तमाम कमलेश्वर वगैरह ने बहुत इनके जो है उपन्यासों और कहानियों की बहुत जो है प्रशंसा की। हाँ, एक और कारण जो है मैंने महसूस किया अपने शोध के दौरान कि आपने वाजिब प्रश्न उठाया कि जब लिखा उन्होंने इतना, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और आकार प्रकार भी इतना है, तो एक तो सही कहा कि आज जो है चूँकि फास्ट फूड का वो है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा 150, 200, 250 पेज का उपन्यास पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत कुछ पढ़ लिया। यद्यपि ये विडंबना ही कही जाएगी हिंदी पट्टी की, और क्योंकि आज भी मराठी में और बांग्ला में वृहद आकार के उपन्यास जो है लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सराहे जा रहे हैं और कई कई संस्करण उनके निकल रहे हैं। लेकिन हमारी हिंदी में जो है मुझे लग रहा है कि अमृतलाल नागर या यशपाल या वृंदावन लाल वर्मा के बाद ऐसा लग रहा है कि बड़े उपन्यासों की जो लिखने की परंपरा है वो जो है कम होती जा रही है। तो एक तो नोटिस न लिए जाने का कारण यही रहा कि उनके उपन्यास जो बहुत बेहतरीन है लेकिन आकार में बहुत बड़े हैं, इसलिए पढ़े नहीं गए। दूसरा, मैंने जो बारीकी से देखा कि उसका भी कारण वही है कि एक तो वो पूर्णिया में रहते हैं, बिहार से बाहर नहीं गए, वो जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में वो प्रोफेसर थे और उनकी आजीविका भी बिहार के मतलब बड़े शहरों तक सीमित रही। दिल्ली के साथ उन्होंने ज़्यादा अपना कोई गिरोह गुटबाजी इस तरह नहीं की। तो उनके अपनी जो ये किताबें हैं उसमें से आप समझें कि 7 फेरे और खट्टे नहीं अंगूर ये कहानी संग्रह है, और 7 फेरे बृहद उपन्यास, ये दो उपन्यास ही जो है ज्ञानपीठ प्रकाशन से आए हैं। बाकी जो उनका जो रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई हैं वो जो है रचनाकार प्रकाशन पूर्णिया से ही प्रकाशित हुई हैं। अगर दिल्ली के बड़े प्रकाशकों से वो किताबें प्रकाशित हुई होती तो निसंदेह जो है इनको व्यापक प्रचार प्रसार मिलता, लोगों का ध्यान जाता। और ये भी एक कारण है कि जब आप अपने संसाधनों से आप पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो उसके सर्कुलेशन को पूरे देश तक ले जाना एक बहुत बड़ा दुष्कर कार्य होता है। आपने पीएचडी की थीसिस की अपनी सीमाएं होती हैं और उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। कई बार तो बहुत अच्छा काम सामने आता है। कई लोगों की पीएचडी जो है बाद में एक शानदार किताब की शक्ल में आई। लेकिन क्या आपने कभी स्वतंत्र रूप से अलग से चंद्रकिशोर जी पर कुछ लिखने का इरादा किया? अभी तो जैसा मैंने कहा कि आप भी जानते हैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरे पास समय की बहुत कमी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं एक बार पुनः उनके जो है कथा साहित्य को मैं फिर से जो है
पाठन करूंगा और उसके बाद उसके अलग अलग पहलुओं पर, जैसे मान लीजिए एक विषय पर पकड़ लूं कि चंद्रकिशोर जायसवाल के कथा साहित्य में चित्रित सांप्रदायिक सद्भाव या सौहार्द है ना, या इसी तरह जो है जो गाँव की समस्याएं हैं उसको लेकर उनके कथा साहित्य में क्या बातें आई हैं उसको लेकर, या पलायन को ही लेकर, या बाढ़ की विभीषिका को लेकर। तो ऐसे जैसा मैंने कहा कि उनका काम इतना बृहद है कि उसको उप विभाजित करके भी जो है अलग अलग जो है बड़े आलेख या कह लीजिए कि एक किताब जो है लिखी जा सकती है। लेकिन ये इसके समय चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा इतना ज़्यादा है, उसको आपको जो है एक सिरे से पिरोने के लिए आपको भरपूर समय चाहिए जो है। एक चीज़ ये है कि प्रेमचंद अपनी प्रगतिशीलता और पठनीयता के कारण भाषा में उनकी जो रवानी है कि अभी अभी पढ़ के फिर से पढ़ना शुरू कीजिए तो फिर लगेगा फिर पढ़ते जाइए। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लेखकों को मिलता है, पाठकों का प्यार, कि वो जो है उनको फिर पढ़ें। रेणु का जहाँ तक है, रेणु का रचना संसार बहुत व्यापक है। उनकी भाषा में जो एक अलग तरीके की ताकत है, जो देशजता है, जो डायलेक्ट्स हैं वहाँ के लोकल, वे चंद्रकिशोर जायसवाल के यहाँ भी जो है कथा जहाँ से वो उठाते हैं, जिन पूर्णिया अंचल से तमाम सारे चरित्रों को उठाते हैं, भाषा भी उनकी बहुत प्रांजल है। आप इन जब कहते हैं कि प्रेमचंद और रेणु की परंपरा के कथाकार हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, तो किस आधार पर कहते हैं? रचनाशीलता या भाषा या प्रगतिशीलता, किस आधार पर? नहीं, मैंने तो पाया जो अभी जिन आपने विशेषताओं का उल्लेख किया, मुझे ये सारी चीज़ें जो है उनके साहित्य में भी नज़र आई। प्रगतिशीलता भी है, उनकी भाषा भी बहुत ही सरल सहज प्रवाहमयी है, जो उस मिट्टी को, ज़मीन को, उस पात्र को जो है उसके मनोभाव को बड़ी सरलता से व्यक्त करती है। इसके अलावा देखा जो मैंने अभी जो है कि लोक संस्कृति, लोक संग्रही चेतना जो है वो अपने पूरी अंचल के प्रति और वहाँ की पूरी समग्रता को देखते हुए इन्होंने जिस बारीकी से और जिस बुनावट के साथ और इन्होंने ये बुनते हैं अपने कथा साहित्य में, कहानियों उपन्यासों में, वो बहुत ही अद्भुत लगा। और ये इनकी कई कहानियाँ वास्तव में ऐसी हैं कि जिन्हें पाठक एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहेगा। ऐसी कई कहानियाँ जो हैं जायसवाल जी की भी खाते में हैं, जिसमें से मैं आपके सामने मर गया दीपनाथ की बात हुई, नकबेसर कागा ले भागा की बात हुई, इसी तरह से बिशनपुर प्रेतस्य, आँख की खूटी, हम आज़ाद हो गए, दुखिया दास कबीर, तर्पण, भोर की ओर, ग्रहण, बच्चे, मानबोध बाबू, आघात पुष्प। आघात पुष्प भी लंबी कहानी हंस में प्रकाशित हो चुकी। ऐसी ये कहानियां हैं, ये तो मतलब 120 में मैंने आपको 10-12 बताए, लेकिन ऐसी और भी 20-25 कहानियां ऐसी हैं जिनको आप कई बार पढ़ेंगे तो भी लगेगा कि नहीं, अगर दोबारा पढ़ने का मौका मिला तो उसी तरह का रस, उसी तरह का आनंद आएगा। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इनकी मुहावरों और लोकोक्तियों जो स्थानीय स्तर पर है उसके तो इतनी अद्भुत छटा है। यही नहीं, एक और प्रयोग इन्होंने किया है कि इन्होंने कुछ उपन्यासों में अपनी स्वरचित कविताओं को भी बड़ी कुशलता के साथ गुम्फित किया है। ये भी एक जो है ये मुझे नई चीज़ जो है देखने को मिली। तो हर लिहाज से, चाहे भाषा हो या कथ्य हो या समसामयिक प्रासंगिकता हो, और अपने सवालों से जो हमारे सामयिक सवाल हैं किसी भी देश प्रदेश के, खास करके ग्रामीण अंचल के, उसको जो है बखूबी उसको जो है इनकी कहानियाँ उससे टकराती हैं। और बाज़ दफ़ा जो है कई बार वो सुझाव, उसका सॉल्यूशन भी, उसका समाधान भी बताती हैं। तो वाकई में लोग चाहे कितनी भी मतलब कहें असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरे अपने शोध के आधार पर मैं ये कहूँगा कि हाँ, चंद्रकिशोर जायसवाल जी भी रेणु जी की परंपरा या प्रेमचंद जी की परंपरा के एक बहुत ही सशक्त और मूर्धन्य कहानीकार हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि आलोचकों ने इनके साथ बहुत न्याय नहीं किया, और इसी तरह से बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने भी उपेक्षा की है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ पाठ्यक्रमों में जो है लगाई जानी चाहिए, ताकि जो है नई पीढ़ी के लोग भी ये जान सकें कि हमारे बीच जो है कितना अच्छा श्रेष्ठ लेखन जो है कहाँ से के लोग जो है हिंदी साहित्यकार लिख रहे हैं, जिसमें से एक प्रमुख नाम चंद्रकिशोर जायसवाल जी।
तभी आप जो कर पाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। हमारी कामना है कि चंद्रकिशोर जायसवाल जी शतायु हों और कुछ और लिखें और उनके साहित्य को लेकर लोगों में संजीदगी आए और पढ़ें, नई पीढ़ियाँ उनसे सीखें। आप यहाँ आए और उन पर बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। धन्यवाद राम जी भाई, आपको भी।